कॉलेज में फाउंडर्स डे समारोह मनाया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत करी। मुख्यमंत्री बोले 61वें स्थापना समारोह में आना मेरे खातिर सौभाग्य की बात है। हरियाणा में 2 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हो गया है। 20 एचसीएस अफसरों ने सुपर टाइम स्केल दे दी गई है। डी सुरेश ने मत्स्य पालन विभाग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया गया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यमुनानगर पहुंचे। बाढ़ प्रभावित खनन क्षेत्र का दौरा उनकी ओर से कराया गया। बेलगढ़ और मांडेवाड़ा का दौरा भी मंत्री ने कराया। पानीपत में ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होया है। हादसे में 11 जने झुलस गए। जोरदार धमाके तय दीवार गिर पड़ी। परिवार के 4 मेंबर मलबे तले दबे। रोहतक पुलिस ने बड़ी कामयाबी मिली से। टीम ने गश्त के दौरान 2 मानस पकड़ लिए। युवक अवैध हथियार सप्लाई करने की फिराक में थे। रोहतक पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। मारी बोली मारी खबर। राम राम नमस्कार, मैं थारी गैल अनामिका दीमान आप सबने का तय दिल तय स्वागत करूं सु मारी बोली मारी खबर। सबसे पहला हम बात करांगे हरियाणा में एचसीएस भर्ती की। हरियाणा में एचसीएस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 2 फरवरी तक आवेदन शुरू हो जाएंगे। कुल 102 पदों पर भर्ती होगी। डीएससी खातिर 13 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। अफसर बनने खातर युवा आवेदन कर सकेंगे। पदां दे खातर 2 फरवरी तक अप्लाई कर सकेंगे हरियाणा के नौजवान। प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 न होगी। मुख्य परीक्षा की बात करा तो 27 से 29 जून 2026 ने रखी गई है। योग्य उम्मीदवार एचपीएससी की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। hpsc.gov.in पे आवेदन कर सकेंगे सारे युवा। तो अफसर बनने के खातिर युवा आवेदन कर सकेंगे। इस साइट पे जाकर हरियाणा में एचसीएस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। युवाओं के खातिर यह बड़ी खबर हम थारी गैल बता रहे हैं। कुल 102 पदों पर भर्ती होगी और हरियाणा के नौजवान इस दौरान 2 फरवरी तक आवेदन शुरू हो जाएंगे और आवेदन कर सकेंगे। एक बात करेंगे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की, जो कि यमुनानगर पहुंचे और इस दौरान उनकी ओर से बाढ़ प्रभावित खनन क्षेत्र का दौरा कराया गया है। बेलगढ़ और मांडेवाड़ा का दौरा मंत्री की ओर से कराया गया। स्थिति बहुत भयानक है। कहा कि 2025 में भारी तबाही हुई। मुख्यमंत्री साहब ने मिलकर इसके सारे मामले की रिपोर्ट भी देंगे। तो घोलरा घाट पहुंचते ही ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी इस दौरान मंत्री के सामने रखी हैं। यमुना नदी और उसके पास की पटरी पे अवैध खनन हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे जो पानी का डायरेक्ट टच जो किनारों को सीधा कर रहा है जमुना के, उससे एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है आबादी को भी और एग्रीकल्चर एरिया को भी। तो मैं आज विजुअली जाके सभी को, अभी अधिकारी मेरे साथ थे, इरिगेशन के भी थे, हमारे एसडीएम भी थे, डीएसपी साहब भी थे और अधिकारी सारे साथ थे। वहाँ जाकर जब मैंने मौके पे निरीक्षण किया तो स्थिति काफ़ी भयानक है और तुरंत मैंने निर्णय लिया है कि मान्य सरपंच साहिबान की रिक्वेस्ट और अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाए और 2 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री जी से मैं रात को आज टाइम लूँगा। इन सभी अधिकारियों के साथ मैंने ऊपर चीफ इंजीनियर से बात की है। अधिकारियों को साथ लेकर मैंने मुख्यमंत्री जी से ये सारी चीज़ों की ग्राउंड रिपोर्ट मैंने देने का मन बनाया है और वहाँ जाकर मुख्यमंत्री से तुरंत फौरी तौर पर जो यहाँ पर काम होने वाले हैं फ्लड सीजन से पहले, उनकी ओर उनका ध्यान दिलाकर इसको स्पीड अप करने की बात। एक बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की, जिनकी ओर से एक बड़ा बयान दिया गया है। कांग्रेस इकट्ठा होकर ही बीजेपी ते लड़ सके से उनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया।
कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने समाज में चिंगारी छोड़ी है, सद्भाव बिगाड़न की चिंगारी छोड़ी गई है। बीरेंद्र सिंह पूर्व उनकी ओर से बयान दिया गया है। कहा कांग्रेस की सद्भाव यात्रा तय पार्टी ने भारी फायदा होवेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, जिनकी ओर से ये बड़ा बयान दिया गया। कांग्रेस इकट्ठा होके ही बीजेपी से लड़ सके से कांग्रेस ने लेके उनकी ओर से ये बड़ा बयानबाजी की गई है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुनते हैं। वोट जातीय आधार पे भी दी और जिसको ये तीसरी जीत बताते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ठीक है कि कांग्रेस का भी अपना एक पूरा जो स्वरूप था वो नहीं था। 11 साल तक कोई संगठन ही ना हो पार्टी का किसी का, वो भी कांग्रेस जैसी पार्टी, तो वो तो कमजोरी थी। लेकिन एक आम राय ये थी, चाहे प्रेस के लोग हों, चाहे खुद बीजेपी के लोग हों, सब ये मानते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, कांग्रेस का राज आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्होंने समाज बांटने की बात करी, उससे लोगों में वोट का बंटवारा हुआ और बंटवारे के साथ परिणाम यही आए कि बीजेपी फिर तीसरी बार सत्ता में आई। लेकिन समाज में अगर सद्भाव नहीं रहेगा तो उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते। पानीपत के गांव शेरा में घना बड़ा हादसा होया से बिजली ट्रांसफार्मर में जोर का धमाका होया। पक्की दीवार ताश के पत्तियां से ढहती हुई नजर आई है। तो धमाका इतना तगड़ा था कि दीवार सारी की सारी ढह गई है। दीवार भरभरा के नीचे गिरी। नींद में सोया परिवार हादसे की चपेट में आया है। परिवार के 11 जने मलबे तले दब के घने घायल हुए से, जिनको अस्पताल में पहुंचाया गया। चैन की नींद पल भर में काल बढ़ती हुई नजर आई से। बिजली ट्रांसफार्मर में जोर का धमाका होया। पानीपत की तस्वीरें ने पक्की दीवार ताश के पत्तियां से ढहती हुई नजर आई। पानीपत के गांव शेरा का यह मामला है, जहां घना बड़ा हादसा होया है। जख्मिया ने अस्पताल में पहुंचाया गया। इलाज उनका अस्पताल में चल रहा है। वो ट्रांसफार्मर फट गया। अंदर ही अंदर सो रहे थे आप लोग? हाँ, हम लोग सब कमरे के अंदर ही थे। कितने लोग थे? 8, 9, 10 लोग हैं। सबको चोट लगी? सबको। बच्चे भी हैं? बच्चे भी छोटे छोटे हैं। हाँ, पानीपत गए लेके, सरकारी में बोल रहे कोई सा। लास्ट हम लोग जान ही नहीं पाया सर कैसे हो गया। सो रहे। कितने बजे की बात होगी? 7 बजे की बात है सुबह। यहाँ पे अंदर में साइड में करते थे मुर्गी को। किस नाम? चौधरी नाम की। अनिल। कहाँ का रहने वाला है? रहने का नहीं पता है, पानीपत बोलते। अच्छा, अनिल की है। फरीदाबाद ते भी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई से। एक सौतेले पिता ने अपना बालक मार दिया। 2 साल के बेटे ने जमीन पे पटक के मार दिया है। 2 साल का यो बालक था जिसने की एक सौतेले पिता की ओर से मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात 25 जनवरी की रात ने हुई। आरोपी ने बच्चे ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरा ने उस बालक तय मृतक घोषित कर दिया है। मृतक बच्चा आरोपी की पत्नी का बेटा बताया जा रहा है। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। पत्नी अपने बेटे के चलते पति ने ध्यान नहीं दे पाई। इसी तरह आरोपी अक्सर नाराज रहता था। गुस्से में आके मासूम ने जमीन पे पटक दिया और उसकी मौत हो गई है। ये देखिए, इस संबंध में ना 25 तारीख को हमारे को सूचना मिली थी कि एक 2-2.5 साल के बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो बच्चे की मां ने उस टाइम पे हमें शिकायत दी थी कि बच्चा सीढ़ियों से खेलते हुए और गिर के उसकी मौत हो गई है। तो उस टाइम नॉर्मल उसमें रूटीन में हमने उसका पोस्टमार्टम वगैरह की सारी हमने प्रोसेस जो है वो करवा दी थी। उसके बाद में कुछ थोड़ा सा जैसे हम काम कर रहे थे इसी मामले पर, तो हमें कुछ थोड़ा शक हुआ। तो इसके बारे में हमने पूरी छानबीन शुरू की। तो छानबीन में हमें ये मिला कि जो लड़के का जो बाप है, जो मृत बच्चा है, उसका जो पिता है वो सौतेला पिता है उसका। तो वो जैसे फुटेज वगैरह कुछ हमने चेक करी, वहाँ पे पूछताछ की, तो उसमें ये पता लगा कि उसने सौतेले पिता ने इस बच्चे को मार दिया। तो उस पर हमने काम करते हुए आगे फिर इस पर FIR दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन की और इस आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया।
रोहतक पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करी से अपराधा पे नकेल कसते हुए कामयाबी मिली है। टीम ने गश्त करते हुए 2 मानस धर लिए हैं। बिना नंबर की मोटरसाइकिल ते धरपकड़ हुई है। मानस अवैध हथियार सप्लाई करने की फिराक में थे, तो पुलिस ने इनके पास से 15 देसी कट्टे भी बरामद करे हैं। साथ में 34 जिंदा कारतूस और 3 फोन भी मिले हैं। एसपी सुरेंद्र भोरिया ने मामले में सारी जानकारी दी है। क्या कहा है, आइए सुनते हैं। कल रात को CIA 2 की टीम ने 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम एक तो रमन है, ये शाहबाद का रहने वाला है, और एक रविंदर है, ये पानीपत का रहने वाला है। ये इनपुट था कि काफ़ी बड़ी मात्रा में वेपन की सप्लाई एक एक्टिव गैंग है रोहतक का, उनके कुछ गुर्गों को दी जानी थी। इसी इनपुट पे बहुत मेहनत से काम करते हुए CIA 2 ने साथ में साइबर सेल ने इन दोनों लड़कों को काबू किया और इनसे एक भारी मात्रा में असलों का जो जखीरा बरामद हुआ है। इसमें कुल 15 नाजायज़ असले बरामद किए गए हैं। साथ में 34 लाइव कार्ट्रिज भी इनसे बरामद किए गए हैं, और जो 15 असले हैं इसमें भी 13 तो पिस्टल्स हैं, जिसके अंदर .30 और .32 की पिस्टल है, और 2 315 का 15 के देसी कट्टे हैं। अब बात करांगे देश के बजट की। देश के बजट ने लेके लोगों के मन में के उम्मीदा से कई उम्मीदा बताई जा रही है। हर वर्ग के उत्थान की मांग लोग कर रहे से। छोटे व्यापारियों ने सरकार ते राहत की मांग करी से। छोटे व्यापारियों के खातिर खास बजट लिया जावे। इस रिपोर्ट के जरिए हम यो जानेंगे आखिर व्यापारियों का, लोगों का हरियाणा सरकार ते के उम्मीदा लगाई जा रही है। 1 फरवरी को देश का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2026 का बजट जो है वो पेश करने जा रही हैं। इस बार का बजट क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ चीज़ें उसके अंदर रहेंगी, ये चीज़ें देखने वाली रहेंगी, क्योंकि सबकी नज़रें उसी के ऊपर बनी हुई हैं। इस समय हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक आम आदमी की क्या कुछ उम्मीदें हैं, कि इस बार आम बजट के अंदर क्या कुछ उम्मीदें वो पाल के बैठा है सरकार से, कि सरकार इस बार क्या कुछ चीज़ें जो हैं उनके लिए करेगी। क्योंकि निश्चित तौर पर जब भी देश का बजट जो है पेश किया जाता है, उसका सीधा प्रभाव जो है एक आम आदमी के ऊपर पड़ता है, और हर बार आम आदमी की यही जो है उम्मीद रहती है सरकार से कि सरकार उनके लिए कुछ खास करे, सरकार उनके लिए कुछ जो है कोई नई चीज़ें लेकर आए, चाहे फिर वो टैक्स स्लैब के अंदर चाहे कुछ छूट की बात हो, या फिर तमाम चीज़ों को लेकर जो है हर बार आम आदमी की उम्मीद जो है वो सरकार से रहती है। तो चलिए चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बार के जो बजट पेश होना है उसके अंदर उनकी क्या कुछ उम्मीदें जो हैं वो सरकार से लगी हुई हैं। सर, बजट आ रहा है देश का, क्या कुछ उम्मीदें हैं एक आम आदमी को कि क्या ऐसा बजट आना चाहिए, कैसे उनके लिए बेनिफिशियल है? देखिए, मोदी सरकार तो देश के जनता के लिए काम कर रही है, और पिछले साल इनकम टैक्स लिमिट में भी उन्होंने छूट किया है 12 लाख तक की। और देश की जनता, चूँकि अभी वर्ल्ड वार देश में यूक्रेन रशिया का वार भी चल रहा है, और मोदी सरकार ने तेल की कीमतों पे नियंत्रण रखा हुआ है, तो अगर तेल की कीमत बढ़ जाती तो बताइए बजट से हम क्या कर सकते थे। तो मोदी सरकार ने काफ़ी बजट पे तो नियंत्रण रखा हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अभी भी जो बेफजूल के खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखेगी गवर्नमेंट। और मैं समझता हूँ कि जैसा चल रहा है वो भी अगर इस साल हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। सर, बजट आ रहा है, क्या कुछ उम्मीदें जो हैं इस बार रखी हुई हैं? देखो, मेरी सामने दुकान है म्यूज़िक कॉर्नर की दुकान है, म्यूज़िक का काम है हमारा। और हमारी जो मार्केट है बहुत सुपर फास्ट मार्केट है, चंडीगढ़ का हार्ट सिटी है। यहाँ पे लोग सिर्फ क्या अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई हैं, चीज़ें महंगियाँ करके लोग ले नहीं पाते, क्योंकि टैक्स बहुत लगता है। ये टैक्स बिल्कुल बहुत सस्ता होना चाहिए है, और बजट बहुत सस्ते से सस्ता होना चाहिए है। बजट आने वाला है सर देश का, क्या कुछ उम्मीद इस बार व्यापारी वर्ग जो है वो कर रहा है सरकार से कि क्या इस बार बजट के अंदर लाया जाए? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग आए। सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ है कि ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ GST ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਸਟ੍ਰੇਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਸਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ये चीज़ें ठीक होनी है। देश का बजट आने वाला है और उसी को लेकर हर व्यक्ति की अपनी अपनी मांग रही है। फिर चाहे यदि व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों की मांग है कि एमएसएमई जैसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर खास करके सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर जो है कुछ स्पेशल बजट आना चाहिए। इसके साथ ही व्यापारियों को राहत देने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग वर्गों के लिए जो है अलग अलग डिमांड, कोई कहता है कि महंगाई पर जो है वो थोड़ी नकेल जो है वो कसनी चाहिए। तो वहीं तमाम लोगों की अलग अलग डिमांड जो है और अलग अलग उम्मीदें जो है वो इस बार सरकार से रहने वाली है। इस बार के बजट को लेकर देखते हैं इस बार 1 फरवरी को क्या कुछ बजट के अंदर रहता है और किस प्रकार से सरकार सभी वर्गों को जो है कवर अप करने की कोशिश करती है, ताकि सभी वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ फायदा इस बजट से जरूर मिले। करण शिवम के साथ मृदुल यादव, इंडिया न्यूज। टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, हम जुड़े रहो लिविंग इंडिया न्यूज की गैल।